हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल बाइस्ड वर्सेस अनबाइस्ड रिव्यूज़ में। यह है ट्राइम स्पीड 400 और इसको 4 सितंबर को 1 साल हो चुके हैं और इसकी ओडोमीटर पे जो रीडिंग है वो 13,000 प्लस किलोमीटर आ चुकी है। तो अब मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे को इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम आई इस बाइक के अंदर वो आई स्टॉलिंग इशू। ये अक्रॉस इंडिया जब ये ट्राइम स्पीड 400 लॉन्च की गई तो स्टॉलिंग इशू सर्विस सेंटर पे बहुत सारे कस्टमर्स ने नोटिस कराया और ये प्रॉब्लम उनको मेंशन की। तो स्टॉलिंग इशू मेरी 1 महीने बाद एक ट्राइम्फ ने अपडेट दिया तो स्टॉलिंग इशू मेरी परमानेंट सॉल्व होगी। तो अब मेरी सेकंड जो प्रॉब्लम इसके अंदर मेरे को फेस करनी पड़ी वो है इसकी जो MID के अंदर जो ये फ्यूल गेज इंडिकेशन वगैरह है इसको लेके। ये अभी तक 1 साल हो चुका है, मेरी सोल्व नहीं हुई है। हालांकि ट्राइम ने 2-3 बार इसको अपडेट प्रोवाइड किया है बट इसके अंदर स्टिल वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है क्या कि अगर आप इसमें 1000 का तेल डलवा रहे हैं और 100 किलोमीटर के बाद भी एक भी जो बार है वो नहीं गिर रहा है, और वहीं अगर आप इसमें 500 का तेल डलवा रहे हैं तो क्या पता ये सीधा 100 किलोमीटर के बाद 2 बार दिखाए। तो ये प्रॉब्लम एक जो है थर्ड मेरे को फेस करनी पड़ी। तो फोर्थ प्रॉब्लम जो ट्राइम स्पीड 400 के अंदर मेरे को फेस करनी पड़ी वो क्या है, ये अक्रॉस इंडिया लोगों को आ रही है। वो क्या है कि जो ट्राइम इसके इंडिकेटर्स है इनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। हालांकि ट्राइम उसको वारंटी के अंदर चेंज कर रहा है बट कहीं ना कहीं ये एक कंसर्न की बात है। जो एक कितनी अच्छी ब्रांड है उसमें सच ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे जो रियर्स इंडिकेटर्स थे उसके अंदर मॉइस्चर का इशू था और ये हमारे जो ऑल इंडिया ट्राइम स्पीड 400 के ओनर्स का ग्रुप है उसके अंदर काफ़ी बारी हमने नोटिस किया है इस कंप्लेंट को लॉक कर रहे हैं रेज। तो 5वां पॉइंट जो मेरे को ट्राइम स्पीड 400 के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि इस बाइक के अंदर जो रस्टिंग का इशू है वो मेरे को एक मेन जगह नोटिस हुआ है। क्योंकि जब ये बाइक लॉन्च की गई थी तो फिट एंड फिनिश को लेके बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए गए थे और ये मेरे ने 5-6 लोग ऐसे मेरे ग्रुप में हैं जो ट्राइम स्पीड 400 का है, उनको वो रस्टिंग इशू फेस करना पड़ रहा है। तो जो छठी प्रॉब्लम मेरे को ट्राइम स्पीड 400 के अंदर फेस करनी पड़ रही है मेरे 1 साल के अंदर वो क्या है कि जो इसका गियर शिफ्टिंग है वो हर 1000-1200 किलोमीटर के बाद बहुत हार्ड हो जाती है। तो ये मेरे को एक इसके अंदर इशू लगा। वहीं अभी थोड़े दिन पहले मैंने रॉयल इनफील्ड की जो गरीलिया लॉन्च हुई है उसका चलाई थी भाई, सुपर स्मूथ उसकी शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग के अंदर आपको इसके अंदर हार्डनेस थोड़े किलोमीटर पे फील होगी। ये मेरा छठा इशू था। 7वीं प्रॉब्लम जो मेरे को ट्राइम स्पीड 400 के अंदर फेस करनी पड़ी वो है इसका जो आपको टैपेट प्रॉब्लम लगा लीजिए, शिम किट लगा लीजिए। ये अक्रॉस इंडिया बहुत सारे लोगों को ट्राइम स्पीड 400 के अंदर फेस करनी पड़ रही है। मेरे को वो फेस करनी पड़ी, इसके लिए मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। तो वो अक्रॉस इंडिया बहुत सारे लोगों को आ रही है स्टॉलिंग इशू, और जिसको शिम किट वगैरह एडजस्टमेंट इशू बोल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि इंजन वियर्ड सी नॉइस कर रहा है। तो ये एक थी मेरी 7वीं प्रॉब्लम जो मेरे को ट्राइम स्पीड 400 के अंदर फेस करनी पड़ी। 8वीं प्रॉब्लम जो मेरे को ट्राइम स्पीड 400 के अंदर फेस करनी पड़ी, रेडिएटर जो इसका फ़ैन है वो आपको अच्छी खासी तो हीट देगा और वो जो उसकी नॉइज़ है वो इंजन से भी ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा रेडिएटर फ़ैन है ठंडा करने के लिए बाइक के इंजन को। दसवीं प्रॉब्लम जो मेरे को इस अपनी बाइक के अंदर लगी ट्राइम स्पीड 400 के, क्योंकि मैंने रॉयल इनफील्ड की भी बहुत सारी बाइक चलाई, KTM RC भी चलाई, 200-250 भी। तो जो इसका फ़ैन है रेडिएटर फ़ैन जो हीट फेंकेगा वो हॉरिजॉन्टली फेंकेगा और वो जो आपके साइड में व्हीकल्स खड़े होंगे उनको फील होगा और वो पूछेंगे कि ये किस चीज़ की हीटिंग इसके अंदर से आ रही है। तो ये अच्छी खासी हीट फेंकती है बाइक, ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये इसमें हीटिंग नहीं है। तो अब वो हीट के साथ एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो ये परफॉर्मेंस आपको देगी तो आपको वो हीटिंग की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। मेरे साथ तो अभी यही है कि जब ये बाइक परफॉर्म करती है तो मेरे को हीटिंग वीटिंग का कोई इतना लगता ही नहीं कि हीट वीट, मैं अपने आप ही ये सोचता हूँ कि हीट वीट की तो अलग बात है बट जो ये परफॉर्मेंस उस टाइम दे देगी आपको मज़ा आ जाएगा। तो हीटिंग इस बाइक के अंदर एक मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कंसर्निंग इशू है। तो मैं 11वें अपने इशू की बात करता हूँ। ट्राइम स्पीड 400 के अंदर जो मेरे को 11वीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो क्या है, इस बाइक में कोस्ट कटिंग कहाँ पे आपको दिखेगी। जो इसके ये इंडिकेटर्स हैं ये बहुत ही नाजुक है भाई।
और ये इनकी कॉस्ट आपको 2200 रुपये पेयर पड़ती है एक की। तो ये 4400 या 4800 रुपये के आसपास आपको पड़ेंगे अगर आपके पूरा आप चारों इंडिकेटर्स की कॉस्ट देखें। तो ये जो कॉस्ट डिडक्शन इसके इंडिकेटर्स में की गई है वो कहीं ना कहीं कस्टमर के फेवर में नहीं जा रही हैं। मेरे रियर वाले दोनों भाई टूट चुके हैं, ये तो मैंने जोड़ रखे हैं फेविक्विक के साथ। तो इसके अंदर जो कॉस्ट कटिंग अब मेरे को दिखी है वो है इसके इंडिकेटर्स में। तो भाई देखो, मैं वैसे नाइट में प्रेफर नहीं करता राइड करना, सही बता रहा हूँ, बट मैंने 1-2 राइड नाइट में भी लगाई हैं। तो मैं बात करता हूँ इसकी जो फ्रंट ये लाइट है, हाई बीम लो बीम वगैरह की सेटअप की, एलईडी सेटअप है, एलईडी इसके अंदर इंडिकेटर्स हैं, एलईडी सब कुछ फ्रंट में है। तो मेरे को लगता है कि सिटी वाइज ही ओके लाइट है इसकी। हाईवे के लिए आपको भाई अलग से लगवानी पड़ेगी लाइट। तो मेरे को लगता है कि लाइट का थ्रो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ साइड है इसमें। अगर आप हाईवे पे रात को टूरिंग कर रहे हैं तो आपको अलग से लाइट लगवानी पड़ेगी, बट इसकी लाइट जो है सिटी में आपका काम चला देंगी। ये भी मेरे को ट्राइम स्पीड 400 के अंदर अभी तक 1 साल के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्राइम स्पीड 400 है, अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो मेरा कितना खर्चा आया 1 साल में इसकी मेंटेनेंस पे। उसमें क्या होगा, मेरी फर्स्ट सर्विस, सेकंड मेजर सर्विस, और जो बीच में चेकअप के लिए ट्राइम वालों ने 7 या 8 हज़ार रुपये बुलाया था, तो मैंने वो प्रॉपर जो उन्होंने मेरे को बताया वही फॉलो किया। तो मैं आपको पूरी कॉस्ट बताता हूँ कि मेरी कॉस्ट अब तक कितनी लग चुकी है इस बाइक की मेंटेनेंस पे। तो जो मेरी फ़र्स्ट सर्विस की कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने करवाई थी 1000 किलोमीटर पे। मैंने 4 दिन में ये बाइक चला ली थी। तो उसमें जो मेरी कॉस्ट लगी थी वो 1800 रुपये के आसपास आई थी। उसमें मेरी बाइक का क्या क्या चेंज किया था, फर्स्ट 1000 की जो सर्विस हुई थी, एक तो इंजन ऑयल, सेकंड फिल्टर, एयर फिल्टर, और थर्ड जो है ऑयल फिल्टर, ये 3 चेंज हुई थी और 1800 रुपये कॉस्ट आई थी। अब जब सेकंड बार मैंने कब चेकअप करवाया मेरी बाइक का, 5402 किलोमीटर पे, उस पर क्या चेंज हुआ था मेरी बाइक का, एयर फिल्टर दोबारा चेंज किया जिसकी कॉस्ट थी 338 रुपये। तो सेकंड बार मेरी कॉस्ट 338 रुपये। अब थर्ड बार जब मैं गया, ये मैंने वैसे ही अपनी ओर से एक चेकअप करवाया एक्स्ट्रा चेक करने के लिए बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने 9450 किलोमीटर पे, 9450 किलोमीटर पे इसका थर्ड बार चेकअप करवाया। वो खुद से मैंने करवाया और उसकी कॉस्ट आई मेरे को 800 रुपये। उसमें केवल ये लेबर चार्जेज है इसके चेकअप वगैरह का, उसमें मेरा कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ था। चौथी बार मैंने सर्विस सेंटर विज़िट किया 11361 किलोमीटर पे। ये टाइम था मेरी मेन सर्विस का, जो सेकंड सर्विस है। हालांकि वो 16000 किलोमीटर पे है, पर मेरा 1 साल भी कंप्लीट होने वाला था, तो 16000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं होते, इसलिए मैंने पहले करवा ली। उसकी कॉस्ट बताता हूँ मैं। उसकी कॉस्ट आई मेरे को टोटल 2600 रुपये। अब उसके अंदर मेरे को क्या क्या चेंज हुआ मेरी बाइक के अंदर, कॉस्ट वाइज बताता हूँ। उसमें प्रोल्यूब का इंजन ऑयल डलवाया मैंने, 10W50 2 लीटर इसके अंदर आता है। वो कॉस्टिंग जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला के 1712 रुपये, 1712 रुपीज़। और फिर ऑयल फिल्टर चेंज हुआ मेरा 79 रुपीज़ का। फिर एक रिंग OID कुछ होती है वो 9 रुपीज़ की। कंज्यूमेबल्स के चार्जेस मेरे 27 रुपये, और जो चेन ल्यूब वगैरह है वो 318 रुपये कॉस्ट, और जो ऑयल फिल्टर और जो एयर फिल्टर है वो 338 रुपये का। तो ये टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ी 2600 रुपये। तो अब तक मैं अपने 13000 किलोमीटर चला चुका हूँ 1 साल में। 4 सितंबर को हुआ था जो। अब तक मैं इस बाइक की मेंटेनेंस पे कितने हज़ार खर्च कर चुका हूँ, उसका टोटल मैं आपको बताता हूँ। उसका टोटल है 5538 रुपये, 5538 रुपीज़। तो ये था मेरा सर्विस कॉस्ट जो मैंने अब तक पे की है इस बाइक की मेंटेनेंस के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस बाइक पे मैंने कितने हज़ार रुपये एसेसरीज़ पे लगाए हैं। ये ट्राइम्फ की सारी ऑफिशियल एसेसरीज़ मैंने लगवाई हैं। तो मैं एसेसरीज़ की बात करता हूँ कि मैंने कितने हज़ार रुपये एसेसरीज़ पे अब तक मैं टोटल खर्च चुका हूँ। तो सबसे पहले लोअर इंजन बार की बात करते हैं। लोअर इंजन बार की जो कॉस्ट है वो है इसकी 2004 रुपये, और उसकी लेबर कॉस्ट है 590 रुपये। तो वो टोटल जाके आपको पड़ रहा है 2594 रुपये, 2594 टोटल कॉस्ट। जो सेकंड एसेसरीज़ मैंने लगवाई है वो है इसका मिडल टैंक पैड। उसकी कॉस्ट मेरे को कितनी पड़ रही है, 330 रुपये, और इसके अंदर लेबर है 118 रुपये। तो टोटल इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 448 रुपये, 448 रुपीज़। वहीं थर्ड जो मैंने लगवाई है एसेसरीज़ वो है संप गार्ड की कॉस्ट मेरे को कितनी पड़ रही है, 4800 रुपये, और उस 4800 रुपये इसमें इंक्लूडिंग सब लेबर वगैरह सब कुछ है। अप्रोक्स बता रहा हूँ, इसका मेरे को एग्जैक्ट बिल अभी मेरे पास है नहीं। तो मेरे को टोटल कॉस्ट जो है एसेसरीज़ की अभी तक पड़ी है 7842 रुपये, 7842 रुपीज़ टोटल
इतने रुपीज़ की एसेसरीज़ मैंने इस बाइक के अंदर ट्राइम्फ से फिट करवा चुका हूँ। तो अब 1 साल इसको हो चुका है, तो मैं टायर्स की बात करता हूँ। इसके अंदर जो ये बाइक लॉन्च हुई थी तो एक MRF के थे और अपोलो को अल्फ़ा H1 टायर्स ऑफ़र किए गए थे ट्राइम्फ की तरफ से। तो अब मैं टायर की बात करता हूँ। 13,000 किलोमीटर इसको हो चुके हैं और मैंने इसको अच्छे खासे रफ़ टेरेन में भी चलाया है और हाईवेज़ पे तो ऑब्वियस सी बात है चलाया है, और जो मेरी सिटीज़ के रोड है वो ब्लॉक्स के रोड है वहाँ पे भी चलाया है। तो टायर की जो मैं कंडीशन है वो बताऊँगा कि 13,000 किलोमीटर पे मेरी कैसी है। जो मेरी जो कंजप्शन है टायर्स की, जो मैंने मीटर्स में चेक करवाया, तो भी ये 40% रहते हैं, फ्रंट भी और रियर भी। तो जो टायर की ग्रिप्स वगैरह है वो बहुत अच्छी है इस बाइक के अंदर। तो टायर का अभी मेरे को 40% मेरे टायर्स की लाइफ रह रही है, तो मैं जल्दी ही टायर्स वगैरह चेंज कराऊंगा। तो 13,000 किलोमीटर पे अभी तक मेरे स्टॉक टायर ही इस बाइक के अंदर हैं, अभी 40% इनकी लाइफ और रह रही है। तो अब मैं ब्रेक्स की बात करता हूँ। ब्रेक्स पैड की क्या है इसके अंदर जो है, इसका जो फ्रंट ब्रेक पैड है उसकी कॉस्ट है 2800 रुपये, वो सिंटर का है। और जो रियर है उसकी कॉस्ट अगर आप सर्विस सेंटर से लगवाएंगे तो 360 या 320 रुपये के आसपास पड़ेगी। तो अभी तक मेरे 13,000 किलोमीटर पे रियर ब्रेक पैड जो है वो ख़त्म हो चुके थे, वो मैंने चेंज करवाए हैं ट्राइम्फ से। और अब जो मेरा नेक्स्ट खर्चा है मेजर, अब मेरे जो फ्रंट के रह रहे हैं ब्रेक पैड्स सेंटर वाले, उनकी जो लाइफ है वो अब खींच खाच के 1000 किलोमीटर चलेंगे। तो अब मेरा जो नेक्स्ट खर्चा है इस बाइक पे वो 2800 रुपये है। अभी तक मैं 13,000 किलोमीटर तक स्टॉक ही यूज़ कर रहा हूँ और अगले 1000 किलोमीटर तक भी फ्रंट वाला स्टॉक यूज़ करूँगा। रियर चेंज करा चुका हूँ मैं 13,000 किलोमीटर से पहले ही। तो 4 सितंबर को मेरी बाइक को 1 साल पूरा हो चुका था। तो मेरे को इसके अंदर अब एक मोटा खर्चा मेरा वेट कर रहा था, तो वो क्या है कि ज़ीरो डैप इंश्योरेंस। ये बाइक 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर होता है इसके अंदर, पर ज़ीरो डैप नहीं होता। तो ज़ीरो डैप मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बताऊंगा कि मेरे को कितनी आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि इसके अंदर ज़ीरो डैप इंश्योरेंस है और रिटर्न टू इनवॉइस है, इंजन प्रोटेक्शन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन मैंने लिया है। ये पूरा एक पैकेज था। तो इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी है 2897 रुपीज़, 2897 रुपये इसकी मेरे को कॉस्टिंग पड़ी है जीरो डेप्थ की ट्राइम्फ स्पीड 400 की। तो 1 साल के अंदर अब मैं बताता हूँ कि वाई आई परचेज दिस बाइक, और मैं इस बाइक को क्यों इतना प्यार कर रहा हूँ। तो वो मेरे कुछ रीज़न्स हैं जो मेरे को इस बाइक को परचेज़ करने पे मजबूर कर गए और वो प्रूव भी हुए कि वो ठीक थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ कि इसके सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो है भाई इसके टॉप क्लास हैं। इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक हैं ये सस्पेंशन सबको फेल करते हैं। तो इस बाइक का एक फ़र्स्ट रीज़न जो मेरे को लगा वो है इसके सस्पेंशंस की परफॉर्मेंस टॉप क्लास। सेकंड जो बात मेरे को इस बाइक की खास लगी जब मैंने इसकी टेस्ट राइड भी ली और अब मैं चला भी रहा हूँ, इसकी हैंडलिंग। इसकी हैंडलिंग में क्या खासियत है कि आप इस बाइक को टेस्ट राइड भी लेंगे ना फर्स्ट टाइम, बहुत फैमिलियर हो जाएंगे बहुत जल्दी। जो इस बाइक की हैंडलिंग है और जो सीटिंग पोजीशन है जो आपको फील कराएगी ये कंफर्टेबल, आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम इतनी पावरफुल बाइक चला रहे हैं। तो जो इसकी हैंडलिंग है वो एक सेकंड रीज़न है जो मैं कह रहा हूँ कि वो आउटस्टैंडिंग है। थर्ड जो मेरा रीज़न है वो है इसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में भी क्या, हाई एंड में भी इसके अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। ये नहीं है कि ये हाई एंड में ख़त्म हो जाती है। और इसकी जो सिटी की जो परफॉर्मेंस है, आप इसको 25 की स्पीड पे थर्ड गियर में सिटी में इजीली चला सकते हैं। जो इसकी लो एंड टॉर्क की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो वो लो एंड टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिटी में आपको चलानी है और परफॉर्मेंस चाहिए हाईवे पे भी और सिटी पे भी, तो ये बाइक आपको पूरा मज़ा दिला देगी। तो थर्ड जो चीज़ मेरे को इस बाइक के अंदर अच्छी लगी अब तक, इसकी परफॉर्मेंस। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पावर का और सिटी वाइज परफेक्ट है ये बाइक परचेज़ करने के लिए। तो फोर्थ जो चीज़ मेरे को इस बाइक के अंदर अच्छी लगी वो है इसकी एजाइलनेस। एजाइलनेस क्या, जब आप सिटी में इसको चलाएंगे तो आपको वेट, सस्पेंशन, टायर, ब्रेकिंग, हैंडलिंग जो सब मिलके आपको इस बाइक को ट्रैफिक को चीरने में या ट्रैफिक को क्रॉस करने में, आप जो कुछ भी बोलें, बहुत अच्छा, बहुत इजीली मज़ा आ जाए आपको। तो परफेक्ट बाइक है। तो एजाइलनेस इस बाइक के अंदर टॉप क्लास है। अभी वहीं मैं अपने 5th पॉइंट की बात करता हूँ, वो है सीटिंग पोस्चर एंड कंफर्ट। ये बाइक मैंने सिंगल डे 600 किलोमीटर चलाई है, तो मेरे को कोई भी 1% भी ये नहीं है कि बैक पेन हो गया, ये हो गया।
तो टॉप क्लास इसकी सीटिंग पोजीशन है, मज़ा आ जाएगा। और 5'6" हाइट है मेरी, तो उनकी मेरी हाइट के वाइज भी ये बहुत कंफर्टेबल मेरे को लगी बाइक। तो परफेक्ट बाइक है ये सीटिंग कंफर्ट के मामले में। सीटिंग कुशनिंग भी बहुत अच्छी है इस बाइक के अंदर। तो अब मैं सिक्स्थ बात करता हूँ इस बाइक की, जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी बाइक चलाई हैं, KTM 390 भी चलाई है, 250 भी। तो जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ये बाइक ऑफर करती है, आपको पूरे सेगमेंट में इतनी अच्छी ब्रेकिंग बाइक कोई भी परफॉर्म नहीं करेगी। फ्रंट में सेंटर और रियर में ऑर्गेनिक, और जो कॉम्बिनेशन में बाई ब्रेक के इसके अंदर कैलिपर्स हैं, और जो पिस्टन कैलिपर्स इसके अंदर हैं, रियर में वही कन्वेंशनल कैलिपर्स हैं। तो जो ये परफॉर्मेंस ब्रेकिंग वाइज देगी आपको, वो टॉप नॉच है। आप इसकी जो 400 सीसी को रोकने के लिए जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ब्रेक्स का चाहिए, वो इस बाइक के अंदर ऑफर है। तो मेरा जो छठा रीज़न है इस बाइक को परचेज़ करने का, वो है इसकी ब्रेकिंग। अब मैं अपने 7वें पॉइंट की बात करता हूँ, का वेट है 170 kg की। ये इंटरनेशनल मार्केट में है, और इंडियन मार्केट में ये 176 kg की हो जाती है, क्योंकि जो सारी गार्ड्स वगैरह हैं वो इसके अंदर ऑफ़र करने पड़ते हैं। तो जो इसका वेट की जो मैनेजमेंट है ना इस बाइक के अंदर, वो भी टॉप क्लास है। मज़ा आ जाएगा आपको ये बाइक चला के। 8वां पॉइंट की बात करता हूँ मैं, जो मेरे को लगा इस बाइक के अंदर सबसे अच्छा है, वो क्या है? वो है इसका एग्जॉस्ट साउंड। भाई आपको लगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आफ्टर मार्केट, इतनी अच्छी एग्जॉस्ट साउंड है, अच्छा खासा बेसी है। जो अदर बाइक जितनी भी इस मार्केट में है उनसे काफ़ी बेसी इसका एग्जॉस्ट साउंड है। बहुत अच्छी आपको एग्जॉस्ट जो बेसीनेस होती है वो फील कराएगा। तो ये थे कुछ रीज़न्स जो मेरे को लगा कि इस बाइक को परचेज़ करने के लिए परफेक्ट रीज़न्स हैं। तो आप भी इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इस बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, कि ये फ्यूल एफिशिएंसी कितना दे रही है मेरे को, क्योंकि 13,000 किलोमीटर मैंने चला लिया है, 1 साल हो चुका है 4 सितंबर को। तो इसकी मैंने जो नोट की है, अगर आप इसको 100 से ऊपर चलाएंगे तो ये आपको पूरा 22 या 23 के बीच एवरेज देगी। अगर आप इसको 100 से ऊपर चलाएंगे, 100, 120, 130 करेंगे। वहीं अगर आप इसको 80, 90 सिक्स्थ गियर में चलाएंगे, तो इस बाइक ने आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को 36 तक की एवरेज दी है 80, 90 क्रूज़ करते हुए हाईवे पे। और वहीं अगर आप इसको सिटी में बहुत खींच के चलाएंगे, तब भी इसकी एवरेज आ जाएगी 22-23 के हिसाब से। और वहीं आप सिटी में इसको प्यार से चलाएंगे तो ये 25-26 की एवरेज आपको दे देगी। तो फ्यूल एफिशिएंसी अब तक मेरे को बेस्ट मिली है 80-90 की स्पीड पे, सिक्स्थ गियर में। आप ऑल डे क्रूज़ करिए, आपको बहुत अच्छी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ये देगी बाइक। तो मेरे को जो अब तक बेस्ट एवरेज इससे फ्यूल एफिशिएंसी मिली है, बेस्ट एवरेज या फ्यूल एफिशिएंसी जो भी आप समझें, तो मेरे को मिली है वो अभी तक 36 के आसपास। और जो मेरे को वर्स्ट मिली है वो मिली है मेरे को 21 और 20 की, जब मैंने इसको 120-130 तक अच्छा खासा रेव किया। तो ये थी मेरी फ्यूल एफिशिएंसी को लेके अब तक का एक्सपीरियंस, कि मेरे को कितनी और किस स्पीड पे ये बाइक आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करेगी अच्छी खासी। अब मैं एक क्वेश्चन जो इन बाइक्स को लेके, सिंगल सिलेंडर को लेके चलता है कि वाइब्रेशंस कितनी हैं, तो मैं वाइब्रेशन को लेके आपको अनबाइज्ड बताता हूँ कि आपको वाइब्रेशन इस बाइक में कितनी फील होंगी और कहाँ कहाँ फील होगी। तो ये बाइक अगर आप 80 to 90 सिक्स्थ गियर में चलाएंगे और आपने गियर्स डाले हैं, ग्लव्स वगैरह और राइडिंग पैंट्स और शूज़ वगैरह सब कुछ डाला है, तो आपको वाइब्रेशन बहुत कम फील होंगी, आपको हैंडल बार पे वाइब्रेशन फील नहीं होंगी। तो जब आप पूरे गियर्स वेयर्स डाल के चलाएंगे तो वाइब्रेशन आपको 80-90 की स्पीड पे बहुत कम, मिनिमम से मिनिमम जो होती है वो फील होंगी। वहीं आपको वाइब्रेशंस फील स्टार्ट होना इस बाइक में होंगी जब आप इसको 100 पे लेके जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे आपके फुट रेस्ट में वाइब्रेशंस का लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। और जैसे ही आप 120, 130 टच करेंगे तो आपके हैंडल बार्स में भी आपको वाइब्रेशन फील होंगी। तो 100 में से अगर मैं वेटेज दूं तो कितनी वाइब्रेशंस आएंगे आपको 100 से 120 के बीच में, तो वो वाइब्रेशन का लेवल चला जाएगा 30 से 40% के बीच में। इतनी वाइब्रेशंस आपको फुट रेस्ट में अच्छी खासी फील होने लग जाएंगी, हैंडल बार में बहुत कम वाइब्रेशन होगी। तो वाइब्रेशंस इस बाइक में बहुत कम है 80-90 की स्पीड पे, ये लगा लीजिए 5-10%। और अगर आप 120 प्लस लेके जाएंगे तो वाइब्रेशंस का जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा इस बाइक के अंदर। तो अब मैं बात करता हूँ ट्राइम्फ स्पीड 400 के अंदर मार्केट से क्या अलग ऑफ़र किया गया है, जो मार्केट में अभी तक किसी एक फंक्शन, एक जो चीज़ फीचर है वो बाइक्स में आने लगा है। तो अब मैं बताता हूँ कि मार्केट में वो फीचर्स की बात कर रहा हूँ जो अदर बाइक्स में अभी तक नहीं आए हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका ध्यान दिलवाऊँगा कि इसके अंदर आता है इंजन इमोबिलाइज़र। अगर इसकी की को कोई आप
अदर की बनवा के ट्राई करेंगे लगाने की तो नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर इंजन इमोबिलाइज़र है। ये यूनिक फीचर है जो अब तक इस सेगमेंट की किसी बाइक में कोई भी अदर कंपनी ने ऑफ़र नहीं किया है। सेकंड जो फीचर है इसके अंदर मैं बताता हूँ कि ट्रैक्शन कंट्रोल। इस बाइक के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसकी लो एंड टॉप परफॉर्मेंस है ये विली मारने के लिए तैयार रहती है। तो इतनी अच्छी इसके अंदर परफॉर्मेंस है, कई बारी तो ये हाई स्पीड में भी मेरे को लगता है कि टायर स्किड होता है, ट्रैक्शन की लाइट इतनी बैक टू बैक ऑन होती है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो अदर ब्रांड्स ने अभी तक सोचा भी नहीं है कि वो ऑफ़र कर दे अपने व्हीकल में। तो अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ जो इस बाइक के अंदर ऑफ़र किया गया है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच से क्या होता है कि आपकी जो क्लच की स्मूथनेस है वो बहुत अच्छी रहती है और ये हार्ड नहीं होता है क्लच। तो ये एक फ़ीचर ब्रेकिंग में हेल्प करता है। आपका रियर जो व्हील है वो लॉक नहीं होगा अगर आप हायर स्पीड पे और हायर गियर्स में है और एकदम डाउन शिफ्ट करेंगे तो ये आपका जो रियर व्हील है वो लॉक नहीं होने देगा। तो ये जो फीचर्स हैं ट्राइस्पीड 400 के अंदर आते हैं और अदर बाइक्स में अभी आए नहीं है। 2-3 फीचर्स तो अभी आसपास भी नहीं है कि अदर बाइक्स में कहीं पे भी हो। ये स्लीपर एंड असिस्ट क्लच वाला तो अभी बाइक्स में ऑफर होने लगा है, बट इंजन इमोबिलाइज़र और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इस सेगमेंट की बाइक में सबसे यूनिक फीचर है जो ट्राइस्पीड 400 के अंदर ही ऑफर किया गया है। तो मैं कुछ एडवाइस दूंगा जो ट्राइस्पीड 400 के ऑनर्स हैं और जो इसको प्लान कर रहे हैं परचेज़ करने की, और जो जिनका फर्स्ट 1000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा इस बाइक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि ये बाइक E20 कॉम्प्लाइंट इसके अंदर आप डलवा सकते हैं, इथेनॉल E20 लेवल की ब्लेंडिंग का ऑयल। बट जो ट्राइम के सर्विस सेंटर वाले हैं वो खुद मना कर रहे हैं कि अभी इसमें आप E20 डलवाएं ना। तो ट्राइम्फ के जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो क्या सजेशन दे रहे हैं कि अभी आप इसमें E20 ऑयल डलवाओ मत, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाइक के अंदर स्टॉलिंग आ रही है। तो आप नई बाइक परचेज़ कर रहे हैं, ना इसमें प्रीमियम ऑयल डलवाएं और ना ही इसमें E20 वाला ऑयल डलवाएं। तो आप इसमें नॉर्मल फ्यूल डलवाएं और इस बाइक को चलाएं। और जो सेकंड बात इस बाइक के अंदर आपको ध्यान रखने की है वो क्या है कि अगर आप इसकी की का बहुत संभाल के रखें, दोनों कीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी की बनवा लेंगे और इसमें लग जाएगी कहीं से बाहर से, तो ये गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि ये जो एंटायर सिस्टम है इंजन इमोबिलाइज़र के साथ, इसकी कॉस्ट आपको 14 से 18,000 रुपये की पड़ेगी अगर आप इसका की लॉक भी ये चेंज करवाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम इस बाइक के अंदर चेंज होगा। और अब वहीं में थर्ड जो बात है आपको ध्यान रखनी है इस बाइक के अंदर, थर्ड बात का क्या ध्यान रखना है कि आपको जब ये बाइक परचेज़ करें तो जब इसका स्टार्टिंग का जो पीरियड है 1000 किलोमीटर वाला, 6000 आरपीएम से ऊपर मत चलाएं। अगर आप चला रहे हैं, क्योंकि मैंने चलाई थी, मैंने लेते ही ये 160 टच करवा दी थी, तो मेरे को क्या हुआ, जितने भी हमारे ग्रुप में हैं और जिन्होंने ऐसी ऐसी ये चीज़ें की हैं और उस पीरियड को फॉलो नहीं किया है, 1000 किलोमीटर और 6000 आरपीएम से ऊपर नहीं चलानी है, तो उनको क्या प्रॉब्लम आई, जो उनका शिम किट है और जो चेन टेंशनर है उसका इशू सब उन लोगों को फेस करना पड़ा, इंक्लूडिंग मी। तो ये एक बात आप ध्यान रखना, स्टार्टिंग में फर्स्ट 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट और सेकंड गियर में इसको बिल्कुल भी हाई रेव नहीं करना है और 80 तक आपको चलाएं जब आप इस बाइक को परचेज़ करें। फोर्थ पॉइंट, इस बाइक को परचेज़ करके और 1000 किलोमीटर का जो आपका इंटरवल है उसमें क्या ये ध्यान रखना है कि जो ये हीटिंग करती है, ये अच्छी खासी हीट करती है बाइक, क्योंकि ये बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगी। तो इसके अंदर क्या है कि आपको टाइम टू टाइम, जब आप फर्स्ट 1000 किलोमीटर के पीरियड में हैं तो आपको टाइम टू टाइम कूलेंट का लेवल चेक करना है। अगर आपको लग रहा है आपका जो रेडिएटर फ़ैन है वो बहुत लंबे टर्म तक और क्विकली ऑन हो रहा है, तो आप एक बार आपका बैक टू बैक कूलेंट लेवल चेक करते रहें, क्योंकि मेरा भी कूलेंट जो है वो मिनिमम लेवल से बहुत कम आ गया था। अगर आप कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में और सर्विस सेंटर बहुत दूर है तो और कूलेंट का जो लेवल है मिनिमम से कम आ गया, तो आप 10 ml वाटर मिक्स करके इसके अंदर आते हैं, बट हो सके आप कूलेंट इसके अंदर रिफिल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर प्रोल्यूब का कूलेंट डलता है एंटी फ्रीज ग्रीन कलर वाला। तो ये एक बात आप ध्यान रखनी होगी जब आप इस बाइक को परचेज़ करें और चलाएं फर्स्ट 1000 किलोमीटर के अंदर।
तो अब हम ट्राइम्फ स्पीड 400 जो मेरी 1 साल की ऑनरशिप एक्सपीरियंस है उसमें मैं बताऊंगा कि मेरे को ट्राइम्फ की जो मेरी प्रॉब्लम्स आई उनमें से कितने का सॉल्यूशन मिला और कितनी अभी तक ऐसे ही पेंडिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो इंजन नॉइज़ आने लगी थी इसमें शिम किट की वजह से या चेन टेंशनर जो भी प्रॉब्लम थी, तो वो मेरी सॉल्व कर दी थी। उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, ट्राइम्फ के साथ काफ़ी मेरी फ़ाइट चली अच्छी खासी, तो उस जब जाके मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अगर आपको भी इंजन नॉइज़ या शिम किट की प्रॉब्लम आ रही है या आपको लग रहा है कि बाइक का इंजन अलग से ही नॉइज़ कर रहा है, तो अगर आप आसपास से यहाँ दिल्ली एनसीआर से या एनसीआर के किसी भी एरिया में हैं तो आप जाइए ट्राइम्फ नारायणा और मिस्टर हरमीत जी से मिलिए, वो आपको सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का 100% देंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम जो मेरे को आई थी, अब वो चेक करते हैं उसका सॉल्यूशन मिला या नहीं। वो प्रॉब्लम क्या थी? स्टॉलिंग इशू। इस बाइक के अंदर स्टॉलिंग इशू अच्छा खासा था, तो ट्राइम ने 1-1.5 महीने के बाद अपडेट प्रोवाइड करके वो भी सॉल्व कर दिया था। तो मेरा स्टॉलिंग इशू जो सेकंड इशू मेरे को इसके अंदर आया था वो भी मेरा ट्राइम्फ ने सॉल्व कर दिया। अब थर्ड जो प्रॉब्लम मेरे को आई थी, इंडिकेटर के अंदर जो मॉइस्चर था। एक्चुअली क्या है कि जो इंडिकेटर्स के अंदर मॉइस्चर था वो मैंने बात की थी, तो वो आपके वारंटी में चेंज हो रहे हैं। ट्राइम्फ के अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वारंटी में जाके वो चेंज करवा लो, बट मेरे अगर मैं वारंटी में चेंज करवाने से पहले ही दोनों ये टूट गए थे। तो अगर इनमें थोड़ा सा भी क्रैक आ गया है, ये लटक गए हैं आपके क्रैक की वजह से, तो आपके चेंज नहीं होंगे। तो मेरे रियर वही हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम ना तो ये सॉल्व हुई है और सॉल्व हो भी गई थी, तो ये एक मिक्स सी कंडीशन में रह गई है। तो चौथी प्रॉब्लम जो ट्राइम्फ स्पीड 400 के अंदर मेरे को फेस करनी पड़ी वो है इसकी फ्यूल गेज रीडिंग्स। फ्यूल गेज रीडिंग्स में क्या है कि ये बार जो है मैंने आपको डिस्कस की है प्रॉब्लम में, तो वो इशू क्या है वो अभी तक इसके अंदर स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ट्राइम ने 5-6 अपडेट भी दे चुके हैं, तो वो मेरी प्रॉब्लम अभी तक पेंडिंग है, वो सॉल्व नहीं हुई है। तो जो पांचवी प्रॉब्लम थी ट्राइम्फ स्पीड 400 के अंदर वो क्या थी मेरी, कि जो इसकी ओडोमीटर ये और जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है ये अपने आप ही सारा ऑन रहता था और अपने आप ही ऑफ हो जाता था। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि वो कार्बन जमा हुआ था, तो ट्राइम्फ के सर्विस सेंटर वालों ने वो कार्बन वगैरह साफ़ कर दिया, तो वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई थी। तो पाँचवीं प्रॉब्लम जो मेरी थी वो भी सॉल्व हो गई थी, जो इसके अंदर कार्बन वगैरह जम के ये मिसबिहेव कर रही थी इसकी एमआई। तो जो छठी प्रॉब्लम थी मेरी ट्राइम्फ स्पीड 400 के अंदर अब मेरे को आ रही है वो क्या है, रस्टिंग इशू। इस बाइक में काफ़ी जगह, और हमारा जो ग्रुप है स्पीड 400 के ओनर्स का, उसमें काफ़ी जार स्क्रैम्बलर के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर रस्टिंग कहीं ना कहीं लोगों को नोटिस हो रही है बोल्ट से अलग फ्रेम पे। तो मेरे को भी वो प्रॉब्लम आई और अभी तक मेरी वो अनसॉल्व है। मैंने 1-2 बारी उनको बोला भी कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन दो, तो अब मैं दोबारा जाऊंगा ट्राइम में और उसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उनको बोलूँगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर आप इतनी 2,75,000 रुपये लगा रहे हैं और मेन जगह जो फ्रेम्स में रस्टिंग आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है और क्वेश्चन उठा रही है इसकी फिट एंड फिनिश पे और बिल्ड क्वालिटी पे। तो सातवीं प्रॉब्लम जो ट्राइम्फ स्पीड 400 के अंदर है मेरे, वो बार बार मेरे को सर्विस सेंटर जाके सॉल्व करवानी पड़ती है। वो क्या है कि इसकी गियर जो हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, अलग से ही नॉइज़ करने लग जाती हैं। जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो वो अलग से हार्डनेस फील होती है, तो कहीं ना कहीं मेरे को बार बार उसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो ये थी मेरी ट्राइम्फ स्पीड 400 के अंदर 6th नंबर पे प्रॉब्लम, जो कभी सॉल्व हो जाती है और कभी अनसॉल्व रह जाती है। तो ये प्रॉब्लम थी ट्राइम्फ स्पीड 400 के अंदर जो मेरे को फेस करनी पड़ी 1 साल में, और इनमें से जो मैंने आपके साथ डिस्कस की इनका सॉल्यूशन मेरे को मिल गया है, और जो रस्टिंग वाली है वो अभी तक मेरी पेंडिंग है। तो थैंक यू गाइस, ये था मेरा ट्राइम्फ स्पीड 400 के 1 साल मेरी बाइक को पूरा हो चुका है, और ये मेरा ऑनरशिप एक्सपीरियंस था 13,000 किलोमीटर के साथ, कि क्या सर्विस कॉस्ट आई, क्या इंश्योरेंस है, कब कितनी ब्रेक पैड की कॉस्ट है, कितनी सर्विस की कॉस्ट है इसके अंदर, और क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, क्यों मैं इस बाइक को इतना प्यार करता हूँ, कहाँ ये बाइक कंपटीटर्स हैं इस बाइक के उनसे आगे हैं, कि या यूनिक फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में नहीं आ रहे हैं। तो ये मैंने इसके अंदर ऑल ओवर कवर कर दिया है, और ये था मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का
लाइक करें वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो आपको कोई भी ट्राइम स्पीड 400 से लेके इशू है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपको ट्राइम स्पीड 400 का ग्रुप भी ज्वाइन करा दूंगा ऑनर्स का, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप मेरे को कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़।